नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी लोगों का स्वागत है। भाई ये जो हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें हम लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 2 और वीडियो नंबर 2 होगा। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 देखा था राजनीति शास्त्र, अर्थ प्रकृति और उसका जो क्षेत्र था। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए फटाफट। आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 2, उसका शीर्षक होगा राज्य, तत्व, उत्पत्ति और इसका उद्देश्य और इसके कार्य। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आज बिल्कुल धुआंधार तरीके से कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी स्टार्ट हो जाइए और हम लोग जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले जो क्वेश्चन आता है उसको हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है, आप उसे अपना आंसर जो है आप उसे सोच करके रख सकते हैं। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो राज्य के आवश्यक तत्व इनमें से कौन कौन से होते हैं भाई। तो राज्य के आवश्यक तत्व होती है, पहले होती है भूभाग, फिर होती है जनसंख्या, फिर होती है सरकार और फिर होती है संप्रभुता, यानी कि ये चारों होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो ये चारों हो जाएंगे, यानी उपयुक्त तो सभी। श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक क्या होने चाहिए, आदर्श होनी चाहिए। ये किस महोदय ने कहा था भाई, तो ये अरस्तु महोदय ने कहा था। किसने कहा था, अरस्तु महोदय ने कहा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक व्यक्ति सदस्य होता है तो किस चीज़ का सदस्य होता है, केवल एक राज्य का, दो या दो से अधिक राज्यों का, किसी राज्य का नहीं होता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ का होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति किसका होता है भाई, केवल एक राज्य का यहाँ पर सदस्य होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। ये किसका मत है। ठीक है, बिना ईश्वर के विश्वास से जो है वो राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। तो ये कथन था प्लूटार्क महोदय का। ठीक है, प्लूटार्क महोदय ने ये कहा था। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, तो राज्य को आवश्यक बुराई कौन मानता है भाई, तो वो मानता है इसमें नकारात्मक उदारवाद। ठीक है, जो नकारात्मक उदारवाद है वो राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। ये उक्त कथन किसका है, तो ये जो उक्त कथन है ये है बिलोबी महोदय का। ठीक है, बिलोबी महोदय ने कहा था कि जो संप्रभुता है वो राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व है जो औरत के लिए मातृत्व का है। यह किस विचारक ने कहा था, तो ये कहा था मुसोलिनी महोदय ने। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फेमस। तो जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं सबके सब इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में धुआंधार तरीके से यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज को आप लोग बिल्कुल पूरा मन लगा करके जो है आप लोग पढ़िएगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है। किसका, भौगोलिक एकता। तो भौगोलिक एकता के जो प्रबल पोषक हैं वो हैं रैमजे मेयर महोदय। ठीक है, रैमजे मेयर महोदय। 9 नंबर क्वेश्चन है, कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है। तो राष्ट्रीयता चैप्टर जो बताया गया था उसमें भी बताया गया था आपको। तो ये जो कुशासन है राष्ट्रीयता का जन्मदाता है, ये किस महोदय ने कहा था, ये कहा था गिलक्राइस्ट महोदय ने। ठीक है, किसने कहा था, गिलक्राइस्ट महोदय ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था भैया किसने, 10वां। ठीक है, तो ये किया था अरस्तु महोदय ने। ठीक है, हाँ, राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अरस्तु महोदय ने किया था। ठीक है, चलिए आधुनिक रूप में राज्य का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो ये आ जाएंगे भाई मैकियावेली महोदय। ठीक है, तो राज्य का सबसे पहले प्रयोग अरस्तु और आधुनिक रूप में अगर पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा मैकियावेली। तो ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। केवल राज्य पूछे तो अरस्तु और आधुनिक राज्य पूछे तो मैकियावेली। नगर राज्यों की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये जो नगर राज्य की अवधारणा थी ये यूनानी विचारकों से संबंधित है, जिसे पोलिस कहा जाता था। ठीक है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्यों, तो उनके अनुसार राज्य क्या है भाई, तो अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है, तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक है, अरस्तु ने क्या कहा था कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया, तो राज्य के लिए कॉमनवेल्थ का शब्द का जो प्रयोग किया था वो भाई हाफ महोदय ने किया था। ठीक है,
राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग। 15 नंबर क्वेश्चन, राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया? राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आदर्शवादी ने, उदारवादी ने, मार्क्सवादी ने या फिर व्यवहारवादी ने? तो ये किसने किया था भाई? व्यवहारवादियों ने किया था। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग। राज्य मानव समाज का एक भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है। ठीक है, तो ये किस महोदय ने कहा था? तो ये कहा था बर्गफा महोदय ने। ठीक है, बर्गफा महोदय ने ये कहा था। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य आर्थिक परिस्थितियों की ही अभिव्यक्ति है। तो जाहिर सी बात है ये किससे संबंध होगा भाई? ये मार्क्स से संबंधित होगा। ठीक है, जहाँ राज्य का आर्थिकी से संबंध जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर जो है मार्क्स महोदय आपको तुरंत ले आना है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है कि, यानी कि अधिकारों की जो अवधारणा है उसकी ये सर्वोत्तम स्पष्टीकरण कौन करता है? तो इसमें से हम लोग देखेंगे राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे। ठीक है, ये अधिकार होते हैं। तो ये राज्य से अपेक्षित भी होते हैं और जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार होते हैं ये जो है राज्य के विरुद्ध भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं। 19 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विचारक है जो भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें से कौन हो जाएंगे? शीले महोदय। ठीक है, शीले महोदय जो हैं वो भूमि को जो है राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानते। जैसे कि 4 अंग हैं, आपको पीछे ही बताया गया, तो उसमें से नहीं मानते हैं भूमि को। लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली इसमें विचारधारा कौन सी थी? तो वो विचारधारा थी फेबियन समाजवाद। ठीक है, कौन सी है? फेबियन समाजवाद है, जो कि लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करती है। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति में जो आधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषयक जो ग्रामशी के कथन है उनका अर्थ क्या है? तो राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य और नेतृत्व की जो भूमिका है उससे संबंधित ग्रामशी का जो कथन है उसको हम लोग देखते हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? उनमें से हो जाएगा प्राधान्य के निर्माता बल और प्राधान्य विरोधी बल तथा प्राधान्य समर्थक बल। ठीक है, तो ये इसमें से सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर देखेंगे, राजा के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार, अगर यंत्रवादी सिद्धांत को देखा जाए तो राज्य तथा समाज समीकृत है, ये बिल्कुल नहीं होगा। वास्तविक शक्ति का निवास राज्य में है, बिल्कुल नहीं। संवैधानिक शासन एक मिथक है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हो जाएगा कि जो अंतःकरण है, ठीक है, अंतःकरण, तो अंतःकरण के आधार पर नागरिकों को अवज्ञा का अधिकार है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर, इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, यह किसने कहा था? तो ये जो है कहा था भाई ग्रीन महोदय ने, टीएच ग्रीन महोदय ने। ये की बार आपके जीआईएफ में पूछा गया था, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कूट के भरे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से उठा के भर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करिए। चलिए, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है, तो ये किस महोदय ने कहा था भाई? तो ये कहा था गार्नर महोदय ने कि राज्य का विकास हुआ है। अगला 25 नंबर देखेंगे, राजा को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं। तो समझौते द्वारा मिले हैं, तो ये किसने कहा था? ये चाणक्य महोदय ने कहा था। ठीक है, कि राजा को जो अधिकार है वो समझौते द्वारा मिले हैं। एक राज्य के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो राज्य के पास क्या होना चाहिए भाई? तो इनमें से राज्य के पास जो होना चाहिए वो किसी भी प्रकार की सरकार होनी चाहिए। ठीक है, संसदीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, अधिनायकवादी सरकार, इनमें कोई कंपलसरी नहीं है कि किस प्रकार का सरकार, ठीक, किसी भी प्रकार की सरकार हो सकती है। 27वां नंबर देखेंगे, राज्य के विकास में सहायक जो 4 तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं भाई? इनमें से, तो इनमें से इसमें शक्ति, भूमि, धन, सरकार, इसमें सरकार, भूमि, जनसंख्या, शक्ति, शक्ति, धर्म, रक्त संबंध और राजनीतिक चेतना। तो यहाँ पर आ जाए भाई सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं, बिल्कुल 100% आप सभी जानते होंगे। जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता, ये होनी चाहिए। ठीक है, धर्म नहीं होनी चाहिए, सेना नहीं होनी चाहिए, सेना नहीं होनी चाहिए। 29 नंबर, किस विद्वान ने 4 तत्वों के अतिरिक्त आज्ञा पालन को राज्य का 5वां तत्व बता दिया है? ठीक है, अभी तक 4 मानते थे,
अब ये पांचवा बता दिए हैं गार्नर महोदय। तो हम लोगों ने 4 देखा, जनसंख्या, भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता। तो गार्नर महोदय ने कहा कि एक पांचवा भी तत्व है और वो क्या है, वो है आज्ञा पालन। ठीक है, आज्ञा पालन। तीसवा नंबर देखेंगे हम लोग, राज्य की जो अवधारणा है अस्पष्ट है तथा उसका जो समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए, ये किस महोदय ने कहा था भाई? तो ये थे डेविड स्टर्न महोदय। ठीक है, डेविड स्टर्न महोदय ने कहा था कि राज्य की जो अवधारणा है वो अस्पष्ट है और उसका समग्र रूप से क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? फिर आ गए। ठीक है, तो इनमें से कौन सही हो जाएंगे भाई? इनमें से हो जाएंगे फीले महोदय। फीले महोदय जो है राज्य भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं मानते हैं। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्लूटार्क महोदय का, पीछे बताया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो अनिवार्य तत्व में जनसंख्या, भूमि, प्रभुसत्ता हम लोगों ने पढ़ा, न्यायपालिका नहीं है। राज्य कानून का निर्माण नहीं करता है वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने कहा था? तो ये लियो दुग्वी महोदय ने कहा था। ठीक है, लियो दुग्वी महोदय। सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है। तो बताइए इनमें से कौन सा राज्य का आध्यात्मिक तत्व है? ठीक है, तो सरकार क्या है? राजनीतिक तत्व है। तो अब इनमें से हमें बताना है कि आध्यात्मिक तत्व क्या होगा? तो आध्यात्मिक तत्व हो जाएगा चेतना। ठीक है, राजनीतिक चेतना। तो चेतना होती है वो आध्यात्मिक तत्व होता है, वैसे ही क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि प्रभुसत्ता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। प्रभुसत्ता सरकार में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। प्रभुसत्ता राज्य में निवास करती है और सरकार द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, या फिर प्रभुसत्ता सरकार में निवास करती है और राज्य द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से सही हो जाएगा सी। ठीक है, कि प्रभुसत्ता राज्य में निवास करती है और सरकार के द्वारा की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। वर्तमान में जो राज्य की उत्पत्ति है, तो राज्य की उत्पत्ति विषयक सर्वमान्य जो दृष्टिकोण है वो कौन सा है भाई? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो सर्वमान्य दृष्टिकोण है इनमें से वो कौन सा है? तो वो है ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 38 नंबर, राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा भाई? इनमें से हो जाएगा दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो प्राचीनतम सिद्धांत ये भी आपके भी जीआईसी में पूछा गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आपके जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी में सीधे यहाँ से उठा कर रख दिए गए हैं। तो इसको आप लोग पढ़िए। ठीक है, आगे भी आपके काम आएंगे। तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? सबसे पुराना है। राज्य की उत्पत्ति के जो दैवी सिद्धांत है वो क्या मान्यता है? क्या मानता है कि वो ये मानता है कि जो राज्य का सृजन है वो किसने किया है? ईश्वर ने किया है। ठीक है, दैवी सिद्धांत ये मानता है। 40 नंबर देखेंगे, राज्योत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता क्या है? दैवी सिद्धांत की मान्यता भैया यही है, क्या मान्यता है कि जो चर्च है वो राज्य से श्रेष्ठ है। ठीक है, चर्च क्या है? राज्य से श्रेष्ठ है। यानी कि यहाँ पर दैवीय सिद्धांत मतलब कि देवी देवता को राज्य से ऊंचा मानते थे, तो चर्च को जो है राज्य से श्रेष्ठ बताता था। राज्योत्पत्ति विषयक जो सावयवी या फिर जैविक सिद्धांत हैं इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, सावयवी या फिर जैविक जो सिद्धांत दिया गया है उसका तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य ये है कि राज्य जो है अनुबंध जन्य है। ठीक है, राज्य क्या है? एक अनुबंध जन्य है। 42वां नंबर देखेंगे, राज्य की जो यांत्रिक अवधारणा है उसका प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? यांत्रिक अवधारणा सबसे पहले, तो सबसे पहले ये मिलता है एपिक्यूरस की कृतियों में। ठीक है, एपिक्यूरस के कृतियों में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इधर कहाँ देखने को मिलता है आधुनिक रूप में? तो हाब्स के विचारों में फिर देखने को मिलता है आधुनिक रूप में। राज्य ने संपत्ति का सृजन नहीं किया है अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति के रक्षार्थ किया गया है। ये किस महोदय ने कहा था भाई? तो ये कहा था लॉक महोदय ने। ठीक है, लॉक महोदय ने। तो लॉक महोदय की अगर हम लोग देखेंगे कि सामाजिक जो समझौता है क्यों हुआ, राज्य की उत्पत्ति क्यों हुआ, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संपत्ति के रक्षार्थ हेतु। ठीक है, तो किसने महोदय ये कहा था? लॉक महोदय ने कहा था। चलिए अगला हम लोग 44 नंबर देखेंगे, राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये किस महोदय ने कहा था भाई? एडम स्मिथ महोदय ने कहा था। ठीक है, राज्य का जो सर्वाधिक शक्तिशाली सक्रिय बल
जो उसकी इच्छा को अभिभावी होने के योग्य बनाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भाई यहाँ पर वस्तुतः प्रभु। ठीक है, वस्तुतः प्रभु। 46 नंबर देखेंगे कि राज्य कार्य के उचित क्षेत्र के विषय में योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा का जो प्रतिपादक था वो इनमें से कौन था? तो वो था हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर योग्यतम की उत्तरजीविता। राज्य समाजों का समाज है, ये किस महोदय ने कहा था भाई? तो ये कहा था ग्रीन महोदय ने कि राज्य क्या है? समाजों का समाज है। 48 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यों के कार्यों के संबंध में कल्याण सिद्धांत का सार है। तो कल्याण मतलब क्या होता है? ठीक है, तो कल्याण मतलब इसमें होता है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और सामाजिक असमानताओं को दूर करना। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे कहा जाता है। तो कोई भी राज्य जो अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराएगा उसे क्या कहा जाएगा भाई? उसे कहा जाएगा कल्याणकारी राज्य। ठीक है, बर्न्स द्वारा समर्थित राज्य किस प्रकार का है? तो बर्न्स ने भाई फासिस्ट राज्य का समर्थन किया था। ठीक है, फासिस्ट राज्य का समर्थन किया था किसने? बर्न्स महोदय ने। निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, किसमें ऐतिहासिक सिद्धांत के इनमें से तत्व पाए जाते हैं? तो रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। ठीक है, ये इसी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत भाई बहुत ही आसान है, अब आप लोग तो इसमें से पढ़ के देख सकते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। यानी राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणात्मक संबंधों के रक्षार्थ हेतु हुई है। ठीक है, तो ये था मार्क्सवादी सिद्धांत कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। मैं ही राज्य हूँ, मैं ही शासक हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस। तो ये लुई 14वें महोदय ने कहा था। ठीक है, किसने? लुई 14वें का ये वक्तव्य है कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस राज्य यानी जो पुलिस स्टेट होता है उसकी संकल्पना किससे संबंध है? तो पुलिस स्टेट ये जो है किससे संबंध है? तो ये संबंध है व्यक्तिवादियों से। राज्योत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? तो वेरी इजी, ये मनु महोदय ने किया था। ठीक है, जो दैवी सिद्धांत है। निगमित राज्य की अवधारणा ये किसने दिया था? तो ये दिया था फासीवाद ने। ठीक है, फासीवाद ने निगमित राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया। भारत में सर्वप्रथम राज्य की सावयवी अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मनु महोदय हो जाएंगे। ठीक है, आधुनिक युग में जो राज्य का अनिवार्य कार्य है वो नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आधुनिक युग में राज्य का अनिवार्य कार्य सुरक्षा, अंधविश्वासों का निवारण, ठीक है, परिवहन व संचार की व्यवस्था, धर्म का प्रचार करना। ठीक है, इनमें से कौन हो जाएगा भाई? धर्म का प्रचार करना। धर्म का प्रचार करना ये आधुनिक राज्य का कार्य थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कितने 58 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। कितने? 58 तक। इसके बाद हम लोग और देखेंगे क्योंकि इसमें नियरली 100 क्वेश्चंस हैं, तो 2 पार्ट में कर करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। इसका ये वीडियो नंबर 1 होगा और वीडियो नंबर जो 2 होगा वो आपको जल्द ही अपलोड किया जाएगा, नहीं कल आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही फटाफट आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपको धुआंधार तरीके से यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।